करना पड़ा था, तब एक राहत पैकेज वर्णौत के लिए दिया गया था। तो आज उसको भी जोशीमठ के प्रभावितों के सामने रखा जाएगा कि क्या वो इस पैकेज के तहत, इसी जैसे पैकेज के तहत जिसमें मार्केट दर पर लोगों को कंपनसेट किया गया था, कंपनसेशन दिया गया था, उसका प्रस्ताव भी आज मुख्यमंत्री यहाँ पर रख सकते हैं कि मार्केट दर पर लोगों को जिसकी ज़मीन की जो वैल्यू है उसको उतना कंपनसेशन देकर उनको पुनर्वासित यहाँ से सरकार करने की कोशिश करेगी। तो इन तमाम पहलुओं पर आज विचार विमर्श होगा। जो भवन खतरे की जद में हैं उनको किस तरह से डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो भवनों को डिसमेंटल करें क्योंकि वो जर्जर हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले उनको मुआवजा दिया जाए, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनके भविष्य की सुरक्षा की उनको गारंटी दी जाए। तो इन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री बातचीत यहाँ पर करेंगे, लेकिन सरकार अपना इरादा जाहिर कर चुकी है कि वो प्रभावितों के पुनर्वास के साथ साथ ये जो एक लाइफ लाइन है, ये उत्तराखंड की जो टूरिज्म तमाम चीज़ें कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल मीडिया कर्मियों से भी अपील की कि वो ये न दिखाएं कि पूरा उत्तराखंड खतरे की जद में है या पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है, क्योंकि जोशीमठ पूरा खतरे की जद में नहीं है। जोशीमठ का एक हिस्सा जिसमें करीब अभी तक 750 परिवार आए हैं वो खतरे की जद में है। तो इससे ठीक है, सुनिए, लेकिन जोशीमठ का जो हिस्सा इस समय खतरे की जद में है उसे आप देखिए चारधाम यात्रा का पड़ाव कहा जाता है। देश दुनिया से लोग आते हैं, आस्था का प्रदेश है ये, देवभूमि है ये, जहां पर हर एक शख्स, बच्चा बूढ़ा जवान, वो आस्था से भरपूर रहता है। भगवान के दर्शन करने के लिए, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लोग जो है वो उत्तराखंड की तरफ कूच करते हैं। जो हिस्सा इस समय जोशीमठ का आपदाग्रस्त है, जहां पर इस समय ऐसा संकट आ रखा है जहां से उभरने के लिए, निकलने के लिए समय लगेगा। सरकार की कोशिश लगातार जारी है और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं सुनील कि जिस तरह से जो लोग पहले जिद पकड़े हुए थे, नो डाउट जिनको अपने घरों को छोड़ना है उनके लिए बहुत मुश्किल समय है। घर अपना छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जिसे आप बहुत प्यार से अपने खून पसीने की मेहनत से सींचते हैं, लेकिन आज वो इस बात को समझ रहे हैं, सरकार के जो आग्रह करने के बाद, बार बार उनके समझाने के बाद अब वहां से निकलने को तैयार हो गए हैं। तो ऐसे में समय जरूर लगेगा, लेकिन इस समस्या से निजात पाया जाएगा। मगर हम ये समझें, अगर इतिहास उत्तराखंड का सुने न प्रभात, तो कहते हैं कि भगवान संकट की परीक्षा भी उनसे ही लेते हैं जो संकट से उभरने में सक्षम होते हैं। तो उत्तराखंड का तो इतिहास गवाह है, ये पहला संकट नहीं है इस तरह का बड़ा आपदा का। इससे पहले बहुत सारी आपदाएं देखी हुई उत्तराखंड वासियों ने, लेकिन समय लगता है, लेकिन उस समस्या से बाहर भी निकल जाया करते हैं। अब इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जोशीमठ जैसा ये पहाड़ जैसा संकट जो आ गया है इन लोगों के ऊपर, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा इस समय इनके लिए चैलेंज है अपने घरों को छोड़ के एक दूसरी जगह पर अपनी दुनिया बसाना, लेकिन इस संकट से भी बाहर निकला जाएगा जल्दी। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल कंचन, और खासकर उत्तराखंड में हमने देखा कि उत्तराखंड और आपदाओं का चोली दामन का साथ रहा है। आप इतिहास को पलट कर देख लीजिए, एक एक से बड़ी आपदाएं आई, वर्तमान दौर को आप देख लीजिए, तमाम आपदाएं हैं, लेकिन लोग गिरे पड़े लेकिन फिर उठ खड़े हुए। चाहे वो 2010 की आपदा हो, 2013 की प्रलयंकारी आपदा हो, जब पूरी देश दुनिया ने देखा था कि केदारनाथ घाटी से लेकर गंगोत्री घाटी तक किस तरह से तबाही यहाँ पर प्रकृति ने बरपाई थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से आप देखेंगे कि आज अभी जो यात्रा सीजन समाप्त हुआ, आपने देखा कि रिकॉर्ड अभी तक केदारनाथ के अपने इतिहास में या चारों धामों के अपने इतिहास में रिकॉर्ड श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। तो एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जिस तरह से आपदाएं आती है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग उतने ही जीवट भी होते हैं। तो ये इतिहास भी रहा है और ये दिखाता भी रहा है। अभी जो जोशीमठ है, ये गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है। यहाँ से भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर जो फूलों की घाटी है, वहाँ के लिए यहाँ पर पर्यटक निकलते हैं। जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है ओली, वहाँ के लिए लोग यहाँ से निकलते हैं। तो इसीलिए जोशीमठ का सुरक्षित रहना, जोशीमठ को सेफ रखना और एक मैसेज पूरे देश दुनिया में जो जाता है कि उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, लेकिन यहाँ पर फॉरेन एक्शन भी होता है। तो आपने देखा कि जोशीमठ में भी अब धीरे धीरे लोगों का जो आक्रोश है वो कम होता जा रहा है। एक बार फिर से जो जनजीवन है वो पटरी पर लौटेगा, इसकी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी
जो डिजास्टर का सिलसिला है वो जारी है, जो दरारें हैं वो अभी लगातार बढ़ती जा रही हैं, भले ही बहुत धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, लेकिन एक जो साइंटिस्टों की टीम है वो भी बाकायदा साथ साथ यहाँ पर एक रिसर्च के लिए लगा दी गई है, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे हो या चाहे सेस्मिक दृष्टि से यहाँ पर सर्वे करना हो कि जो यहाँ पर जो धंसाव है वो क्यों हो रहा है, जो पानी के स्रोत फूटे हैं वो क्यों फूटे हैं, उनके कारण तलाशे जा रहे हैं। जो हमारी वाडिया इंस्टीट्यूट से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो वहाँ के साइंटिस्ट कह रहे थे कि 1 से 3 महीने का समय लग सकता है, जब जो ठोस वैज्ञानिक रिपोर्ट हैं, जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा सकता है और इसके आधार पर भविष्य की लीक निर्धारित की जा सकती है कि जो जोशीमठ है या खासकर जो इस तरह के हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर भविष्य में किस तरह के निर्माण कार्य हों, जो उनकी बेयरिंग कैपेसिटी है। जिस तरह से बताते हैं कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो जोशीमठ सिटी की जो आबादी थी वो 20 से 22 हज़ार के आसपास थी, लेकिन आज के टाइम पर ये कई गुना बढ़ चुकी है। तो इसी तरह से जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, इसका भी सरकार आंकलन कराने जा रही है तमाम हिल स्टेशंस की, कि जोशीमठ की तरह जो अन्य जगह है, खासकर नैनीताल की जब हम बात कर रहे थे कि नैनीताल में भी लगातार भू धसाव हो रहा है चारों ओर से, तो नैनीताल जैसे शहरों की, मसूरी जैसे शहरों की, जहाँ पर की अत्यधिक संख्या में टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँचते हैं, सरकार उनकी बेयरिंग कैपेसिटी। बिल्कुल सुनिंदर प्रभात, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।